हेलो स्टूडेंट्स। जे मेन जनवरी सेशन का एग्जाम से स्टार्ट हो चुका है सारा और ये अभी मैं 24 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिक्स का। ओके, ये डिस्कस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स से ये कैसे सिमिलर है और क्या डिफरेंस है इसके अंदर। इस बार का जो पेपर आ रहा है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है लास्ट 5 ईयर और उसमें डिफरेंसेस क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, और अब आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं पिछले साल के जो 5 साल के पैटर्न्स के बेसिस पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, एक और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको पता है कि सारा एग्जाम जो है ऑनलाइन हो रहा है, तो ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद आते हैं उनसे हम क्वेश्चंस नोट करके और उसके बाद ये सारा हमने ये बनाया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका कि द काइनेटिक एनर्जी जो ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस वन। द काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, ये 10,000 जूल दे रखा है। मास दे रखा है 2 kg का। ओके, तो आपको पूछा गया है तो मोमेंटम पूछा गया। देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड मतलब डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, ये 2mk k इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सीधे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 ये 10,000। ओके, तो आपको ये जो ना ये वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, ये 200 आएगी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है। जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता है या जिन लोगों को लग रहा है ये फॉर्मूला कैसे है, उनके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ mv² होती है। ओके, हाफ mv² होती है। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई या ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ m² अपॉन m, यानी ऊपर m से मल्टीप्लाई किया, नीचे m से मल्टीप्लाई किया, v² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m। ओके, ये क्या होगा, ये m इंटू v मोमेंटम हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं p, इसको मोमेंटम लिख सकते हो। ठीक है ना, इसको मोमेंटम आपने लिख दिया। ये तो क्या है, ये मोमेंटम का स्क्वायर है, p² बाई 2m। ओके, काइनेटिक एनर्जी, और दैट इज यहाँ से हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। देखिए, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इस यहाँ से p की जो वैल्यू निकाल के लाओगे, p की वैल्यू वो क्या होगी, p जो आएगा दैट इज इक्वल टू, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2mk, के ई लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से यही आया है। ओके, के ई लिखो या के लिखो, बात एक ही है। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड रीचेस 136 मीटर। ओके, तो वर्टिकली अपवर्ड इसको फेंका। वर्टिकली अपवर्ड फेंकने का मतलब कि आपने डायरेक्ट इसको फेंका है ऐसे। तो vertically upward reaches this one height, तो ये height में what will be the maximum range for the particle projected with same speed। ये भी एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस फॉर्मूला बेस्ड क्या है, तो देखिए आपको रेंज फाइनली निकालनी है, तो रेंज का फॉर्मूला आप लिखोगे क्या लिखोगे, u² sin 2θ अपॉन ओके अपॉन g लिखोगे, यही तो लिखोगे, u² sin θ अपॉन g। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। ये आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री का एंगल पे फेंकना पड़ता है, तभी वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा। यानी कि ये थीटा जो है ना, ये मैक्सिमम रेंज ये तभी होगी यहाँ से यहाँ तक जब आप जो है आर मैक्स तब होगा जब ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ओके, 45 डिग्री होगी। लेकिन आपके पास u नहीं है, u नहीं, अगर स्पीड अगर पता है आपको तो स्पीड आप ये कर सकते हो। ठीक है ना, स्पीड आपको पता करना पड़ेगा। स्पीड के लिए ये इन्होंने पहले दे रखा है, ये क्या दे रखा है कि इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो u से फेंका और फाइनली अब देखिए आपको पता है कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तो ये इस पे क्या कर सकते हैं, यानी कि v² आपको u जो है ना, u यहाँ से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और यही सेम स्पीड से वहां पे डाल सकते हैं, सेम स्पीड से वहां पे भी फेंका। ओके, विद द सेम स्पीड लिखा है ना, विद द सेम स्पीड। तो आपको जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन जो आपका g होगा, आप चाहो तो ऊपर पॉजिटिव मानो, नीचे पॉजिटिव मानो, आपके ऊपर है। आप क्या लेना चाहते हो, जहाँ पे नीचे की तरफ पॉजिटिव अगर ले रहा हूँ तो सॉरी ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, v²
प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये है u स्क्वायर, ओके u स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, एच कितनी है, एच है 136, ओके। तो यहाँ से आपको u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, u स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू 36, 136, ओके, इतना आ गया। अब ये जो u स्क्वायर आया, ये सेम u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और साथ में एक और चीज है कि u स्क्वायर जो आप लिख रहे हो, तो देखिए ये u स्क्वायर मतलब ये जो है ना, u स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी, और ये u स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है 45 भी दी है, तो r की जो वैल्यू आएगी r मैक्स दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2, इसकी वैल्यू u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, u स्क्वायर दैट u is 2 इंटू जी इंटू 136 डिवाइड बाई जी, ओके। तो इसको कैंसिल कर लेंगे आप, ठीक है ना, कैंसिल कर लोगे ये और ये कैंसिल कर लोगे, तो इतना आ जाएगा, बताइए 272। कोई है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आ गया आपको, ठीक है। तो ये भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है क्वेश्चंस, ओके, इसको हम डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। ये आपका इजी से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, 3 कैटेगरी में मैं बोल रहा हूँ, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो इजी से थोड़ा सा ही ऊपर है, ओके, तो इजी में ही आप समझ सकते हो, इजी से थोड़ा सा बेटर है, ओके। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए 2 स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, और ये जो ब्लॉक जुड़ा हुआ है यहाँ पे टाइम पीरियड बेसिकली इसका फाइंड आउट करना है। तो एक स्प्रिंग का और ब्लॉक सिस्टम में अगर बात करोगे, तो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कितना है ये आपको पता है कि फॉर्मूला इसका याद रहता है आपको, नॉर्मली t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, ये फॉर्मूला आपको याद रहता है। और ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए अब ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो बेसिकली ये पैरेलल में है। कैसे पता चला मुझे पैरेलल में है, तो देखिए अगर 2 स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हो और जब आप इस दोनों में सेम एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा हो, मतलब यहाँ से जब आप इस तरफ इसको ले जाके जाएंगे तो जितना एक्सपेंशन इसमें होगा उतना ही एक कंप्रेशन इसमें भी होगा। तो ये और ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन अगर सेम है, ओके, तो दोनों पैरेलल में बोले जाते हैं। और पैरेलल में बोले जाएगा तो यहाँ पे जो के इफेक्टिव होगा इसका, वो के इफेक्टिव हम निकाल सकते हैं। के इफेक्टिव आप निकाल सकते हो उसका। देखिए यहाँ पे के इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 फॉर्मूले रहते हैं। एक होता है 1/k इफेक्टिव = 1/k1 + 1/k2, ये किसके लिए है, तो ये सीरीज के लिए है। और दूसरा जो पैरेलल के लिए होता है वो के इफेक्टिव = k1 + k2 होता है। अब बेसिकली आपको याद, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूजन रहता है याद कैसे करें, बहुत आसान तरीका है। देखिए ये स्प्रिंग भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। स्प्रिंग भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है उससे ये सिमिलर फॉर्मूला होगा। और 2 अगर कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उसका के जो सी इफेक्टिव होगा वो C1 + C2 होता है। और देखिए कैपेसिटर का फॉर्मूला जो है ना रजिस्टर के फॉर्मूले से उल्टा है। रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, जबकि ये एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर। तो उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला होगा कैपेसिटर की तरह ही, इससे सिमिलर। तो के इफेक्टिव जो आएगा k1 + k2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी 20 + 20 = 40 यहाँ पे आ गया। और 40 होने के बाद तो के इफेक्टिव आ गया। और मास की वैल्यू, मास कितना दे रखा है, मास तो ये देखिए दे रखा है m = 2 kg दे रखा है, ओके। अब ये इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी वो t की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू इतनी होगी 40, ओके। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कि आप थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ये तो क्या आएगा, या इसको अंदर लेके जाइए, या फिर कैलकुलेशन आप कर लीजिए इसका, ठीक है। तो समझ में आ रही बात आपको मेरे ख्याल से। यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20, ओके, 20 आ जाएगा। और इसको यहाँ पे अंदर आप लेके जाते हो तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि पाई अंडर रूट ऑफ, इसको अंदर लेके गए ये 2 को, तो 4 आ जाएगा, 4/20 आ जाएगा। और ये कितना है, तो 5, दैट इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ओके। आप देखोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई, ओके। तो ये कैसे क्वेश्चन है, ये भी मतलब बेसिकली ये डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट मतलब आपके इजी से थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ऊपर का है, ओके। जिस क्योंकि इसमें 2 स्टेप, एक स्टेप और एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये इजी है, इजी ही क्वेश्चन अभी भी मैं इसको बोलूंगा इजी कैटेगरी में। 3 तरह का मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, 3 तरह का क्वेश्चन। एक तो होगा कि एक को मैं बोल रहा हूँ इजी, दूसरे को मॉडरेट, और तीसरे को डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। तो ये इजी से थोड़ा सा ऊपर है, डिफिकल्ट नहीं है।
फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। तो देखिए इसका क्या करेंगे, तो आपको टेंशन निकालना है ना, तो टेंशन निकालने का तो एक तो बहुत सिंपल तरीका है, मतलब जो नॉर्मली हम करते हैं क्या करोगे भाई, तो एक नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, एम जी दिस इज द 4G इधर, और इसका यहाँ पे ये कितना है, तो 1G इधर। अब इसका कंपोनेंट निकाल लो, इधर कंपोनेंट निकालोगे इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये जो है ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, और ये 30 होगा, तो यानी कि ये जो है 4G कॉस तो इधर होगा, साइन इधर होगा, साइन 30 ये कंपोनेंट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, ये इसका 1G, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो साइन 60 का ये आ जाएगा कंपोनेंट, राइट। ओके, इसका डायरेक्टली मैं करने का भी तरीका बता दूंगा मैं आपको, लेकिन ये नॉर्मल जो तरीका हमारा कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अगर करेंगे तो उसको जो है ना ये कर सकते हैं। बाकी इसका एक स्टेप में एक्सेलरेशन निकालने का इसका मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, तो ट्रिक बता दूंगा। तो देखिए अब इसमें क्या है कि यहाँ पे इधर क्या है, टी है, और इधर की तरफ टी है, तो इसकी तरफ आप देख सकते हो ये वाला ज्यादा फोर्स है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो एक्सेलरेशन आप इधर ले लेंगे, और एक्सेलरेशन इधर है तो इसका भी इसका इस तरफ होगा, राइट। तो ये वाला 4G साइन 30 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए, और इसका जो आएगा t माइनस 1G साइन 60 इक्वल टू 1a, ऐसे आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से आपको 3 नहीं, दोनों अलग अलग है ना, तो 4G साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस जी इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, दैट इज इक्वल टू, आपने क्या किया, इनको ऐड किया था ना, तो ये माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे 5a आ जाएगा, ओके 5a आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आप देखोगे तो कितनी आएगी, a की वैल्यू जो आएगी वो थोड़ा सा इसको 2G माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो G√3/2 डिवाइड बाई 5e आएगा, ओके 5e आएगा। आपको चाहिए क्या, आपको तो टेंशन चाहिए ना, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये आ गया आपका वैल्यू। अब टेंशन जो होगा कोई से भी एक ही क्वेश्चन ले लीजिए, कौन सा क्वेश्चन लेना चाहते हो, ये वाला क्वेश्चन ले लूं, तो ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, और इसमें t की वैल्यू t इक्वल टू 1a प्लस g साइन 60 दैट इज इक्वल टू 1a मतलब ये क्या है, g इंटू 2 माइनस g √3/2, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और प्लस g√3/2, ओके ये आएगा, दैट इज इक्वल टू ये आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना आएगा, तो कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे हम, 10 आ जाएगा, और ये 5 यानी कि 2G 2 माइनस √3/2 प्लस यहाँ पे 5G √3। अभी इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 4G कैलकुलेट एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस ये तो 2 से कट जाएगा, G√3 ओके, और G√3 आ जाएगा, और यहाँ पे ठीक है एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई उस अंदर लेके जा रहा हूँ इसको, ये कट गया, और प्लस 5√3G आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 और ये ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा दूं क्या, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जगह चाहिए मुझे कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये मैं हटा रहा हूँ, ओके ये। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये चीज ये, अब यहाँ पे a t की जो वैल्यू आएगी वो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी 4G प्लस 4√3G, ठीक है ना, 4 ये 10 दैट इज इक्वल टू G। अब G कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप G की वैल्यू 10 आप ले लीजिए, 10 ले लेंगे तो 4 प्लस 4√3 आ जाएगा, ओके G आपका कॉमन ले लिया आपने और 10 से काट दिया तो इतना आ जाएगा, ओके तो ये कोई आप कॉमन ले लीजिए 4√3 प्लस 1, ये कौन सा है, कोई आंसर है, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक इजी तरीका आपको बताया था, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं होता है, नॉर्मली आप अगर करेंगे तो
देखिए क्या करना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो इस तरह का पुली वाले क्वेश्चंस में, एक्सेलरेशन आप वन स्टेप में निकालते हो तो वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। देखिए ये क्या है, तो जिधर ड्राइविंग फोर्स होगा ना, ड्राइविंग फोर्स उधर ही पूरी बॉडी सिस्टम चलता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो नेट फोर्स जिस इस बॉडी के ऊपर जो लग रहा होगा, नेट फोर्स का मतलब कि जो इसको मूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही आपका ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ पे 4G है और इसका ये कंपोनेंट है आपका 4G, ये 30 है ना, सॉरी ये वाला 30 नहीं है, तो ये आपका 30 है, तो ये वाला भी 30 होगा। ओके, तो ड्राइविंग फोर्स जो है cos थीटा sin थीटा, sin 30 ये वाला होगा। अब यहाँ पे जो है वो 1G, इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, तो ये 60 है तो ये 60 है। ओके, 1G sin 60। अब बताइए ये वाला फोर्स इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो अब यही ड्राइविंग फोर्स है जो अब इसको मूव कराने की कोशिश करेगा। ये वाला कंपोनेंट तो ड्राइव नहीं कर पाएगा ना, ये वाला ड्राइव, ये तो क्या करेगा, बैलेंस करेगा नॉर्मल डायरेक्शन को, ये वाला इसके नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस करेगा। तो ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है। ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, ये वाला ड्राइविंग फोर्स है, ये वाला। अब इसमें नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो देखिए इसमें से कौन ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो इससे घटा देंगे तो नेट ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स, तो एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट निकल आएगा। कैसे निकालेगा, डायरेक्ट दिस माइनस दिस, यानी कि नेट ड्राइविंग फोर्स निकालना है। भाई ये इधर मूव करा सकता है, ये उधर मूव करा सकता है, लेकिन नेट कौन सा, नेट मतलब ड्राइव कर सकता है। sin 30 माइनस 1G sin 60 डिग्री, ये डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल दिस इज ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5 बस आ गया। एक्सेलरेशन देखो इतना आसानी से आता है, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाई मास, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद आपको टेंशन चाहिए ना, तो टेंशन आपको किस में चाहिए, इसमें। अब इस एक बार एक्सेलरेशन आपका आ गया तो आप ये एक क्वेश्चन ले लो, चाहे एक क्वेश्चन ले लो, आपकी मर्जी है कौन से लेना चाहते हो। आप ये लेना चाहते हो कि ये लेना चाहते हो, इस बार ये ले लो क्योंकि पिछली बार मैंने उसको लिया था, तो इसके ऐसे ले लेते हैं। दिस इज, अब ये इधर की तरफ आएगा तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो नेट फोर्स इधर की तरफ मैं लेके चलता हूँ। 4G sin 30 माइनस T इक्वल टू 4 into A। जस्ट यहां से आप कहेंगे ए की वैल्यू यहां पुट करिए, आ गया आंसर, आपको सीधे आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, क्या कैसे भाई, एक स्टेप और कर देता हूँ। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि वैल्यू पुट करूंगा sin के 1/2, तो ये 2G बच जाएगा यहाँ पे, और sin 60 वैल्यू √3/2 होता है, तो G √3/2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको G की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 और G को भी कॉमन ले लेता हूँ, 4 माइनस ये 4G माइनस क्या होगा, ये 4G माइनस G√3/10 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपको, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ पे डालिए, तो इसकी वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डालिए, तो T की वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ये आप कर सकते हो, राइट। ये भी मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है, इसको आप डिफरेंट नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट है ये, इजी से थोड़ा सा, क्योंकि आपको एक स्टेप करना पड़ रहा है, तो उसको मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते थे। रेडियस जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस PQ ये है और ये सॉलिड स्फीयर है। ओके, इज दिस वन वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइन। ओके, तो देखिए सॉलिड स्फीयर बोला है यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर दो तरह का स्फीयर दे सकता है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक दूसरा हॉलो स्फीयर। क्यों मैं बोल रहा हूँ हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, भाई दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है। क्यों मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर रहा है। रेडियस ऑफ जायरेशन डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ा हुआ होता है। ओके, जुड़ा हुआ था, उसके बीच में रिलेशन आता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपको फॉर्मूला याद आएगा आपको। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन जो होगा, वो अगर मैं बोलता हूँ किसी, मतलब ये पूरी बॉडी को मैं एक पॉइंट मास मान लूं, और इसी एक्सिस के अबाउट मतलब इसी एक्सिस से कितनी दूरी पे रख दूं सेम मास को कितनी दूरी पे रख दूं कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए। तो ये जितनी दूरी पे हमने रखा है ना, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, रेडियस जायरेशन बोलते हैं। इस समझ रही बात, पूरी बॉडी को मैं पॉइंट मास बना के इतनी दूरी पे रख दूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हो जितना इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है,
तो ये हम इसको बोलते हैं कि भाई ये रेडियस ऑफ जायरेशन है, दिस के इज रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, मतलब अगर रिलेशन निकालूं तो इसका पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया कितना होगा बताइए, एम के स्क्वायर। पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर की वैल्यू के बराबर लिया है मैंने, और इसका मोमेंट इनर्शिया कितना है, मैं बोलता हूँ कि आई है। तो ये इसका मोमेंट इनर्शिया और इसका मोमेंट इनर्शिया दोनों बराबर अगर हो जाए तो हम बोलेंगे वो के को बोलेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन। के की वैल्यू, अब ये ठीक है ना, के की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आप ला सकते हो क्या, आई बाई एम। तो बेसिकली कुल मिला के क्या निकालना है, इसका मोमेंट इनर्शिया निकालना है। ओके, मोमेंट इनर्शिया में रखोगे, मास से डिवाइड करोगे, आ जाएगा। तो मोमेंट इनर्शिया निकाल, आपको ये देखिए कि भाई ऐसा ये अपने एक्सिस के अबाउट तो दिया नहीं है, एक्सिस के अबाउट तो आपको ये निकालना नहीं है, आपको निकालना है ऐसे एक्सिस के अबाउट जो थोड़ा सा इससे दूर पे है, थोड़ा इससे दूरी पे है। आए बात समझ में, ये इतना इससे दूरी पे है। अब आप बताइए कि इसका सॉलिड स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट कितना होता है, इस एक्सिस के अबाउट। अब भाई कोई सा भी एक्सिस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जो सेंटर से पास करेगा तो सबसे भी सेम ही है। तो आपको कितना आएगा, 2/5 mr²। ओके, अब लेकिन इस एक्सिस के अबाउट अगर लोगे तो मोमेंट इनर्शिया आई पी के अबाउट, पी एक्सिस के अबाउट, दैट इज इक्वल टू ICM। ICM मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, एक एक्सिस लिया, वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं दूसरा एक्सिस जो लूंगा वो बिल्कुल इसके पैरेलल लूंगा, और ये और इस तरह से लूंगा ये दूसरा वाला कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, सेंटर ऑफ मास से तो पास करे, लेकिन साथ में जो एक्सिस यहाँ से पास जो करा रहे हो वो पहले जिससे पूछा गया उससे पैरेलल भी होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आईपी यानी इसके अबाउट दैट इज इक्वल टू आईसीए, मतलब खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कि उस हालत में जब इसके पैरेलल में है। तो आईसीए प्लस mr², इसको r बोल देता हूँ, दिस इज r, mr² या md² आपने पढ़ा होगा, md², जो पढ़ा है उसी के फॉर्म में दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब ICM कितना है, ICM है 2/5 mr² प्लस m इंटू डी कितना है, ये डी सेंटर से यानी कि इसके सेंटर से डिस्टेंस इस एक्सिस का ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इसको d² बोल दूं क्या, तो r की वैल्यू कुछ दे रखी है इन्होंने, हाँ रेडियस 5 दे रखा, तो ये d² फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ अगले स्टेप में। तो दैट इज इक्वल टू r की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू ये वाला, तो 25 आएगा, तो 25 ओके 25 इंटू एम प्लस एम इंटू ये डी की वैल्यू कितनी है, ये डी है, ओके ये डी है, तो 100 आ जाएगा, 100। ओके, इसको अगर करेंगे कितना है, तो देखिए 50 डिवाइड बाई 5 10 और प्लस 10 प्लस 110 कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 110 ये आएगा जो है ना, ये 110 आ रहा है। ओके, अब 110 सेंटीमीटर बेसिकली, ठीक है ना, सेंटीमीटर ये वाला आएगा, तो केजी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया इस तरह से, वो है क्या, आईपी आया, करेक्ट है। उसके बाद आपको इस एक्सिस के बाद मोमेंट इनर्शिया निकल आया। ओके, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको एम के फॉर्म में रख दो, क्योंकि अभी ना वो नहीं करना है, मतलब यहाँ पे जो मास से तो एम से तो डिवाइड करोगे ना फालतू में, अननेसेसरी फिर से कैलकुलेशन बैक करने की क्या जरूरत है। तो उससे अच्छा आप यहाँ पे वैल्यू पुट मत करो, ठीक है ना, मतलब ये हटा रहा हूँ मैं, ये वाला ये चीज हटा रहा हूँ मैं, किसने हटाया याद है, समझ में आया आपको, क्योंकि ये मास कटने ही वाला है यहाँ पे। तो ये आएगा कितना, आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका 5 10 110 एम आ जाएगा, ये आई पी आ गया, आई पी आ गया। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो ओके यानी कि अंडर रूट ऑफ दिस इज आई पी, यानी कि आई पी और एम, तो 110 एम बाई एम, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 110। अब इसको वहां से आप देखेंगे कितना है, एक्स आर बाई 5 रेडियस इज दिस वन, वेयर आर इज दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसके फॉर्म में अगर बात करूं तो उसके फॉर्म में बात करूं, अच्छा आर के टर्म में दे रहा था ना यहाँ पे, इज दिस वन वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, आर के टर्म में दे रहा था, मुझे आर की वैल्यू पुट नहीं करनी थी, ऐसा इन्होंने बोला कि आर के टर्म में आप दीजिए, तो कोई बात नहीं, आप इसको कर सकते हो आर के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब देखिए एक चीज है, ये आर की वैल्यू कितनी है, ये वाला आर की वैल्यू कितनी है, दिस इज द आर, तो आर की वैल्यू कितनी है, तो ये आर की वैल्यू
ये है 5, तो ये और ये कैंसिल कर दोगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बचेगा, ये 5 कट गया ना, तो ये अंडर रूट ऑफ ये x ही तो बच गया, अंडर रूट x की वैल्यू चाहिए आपको, तो x की वैल्यू यानी ये वैल्यू जो आया कितना 110 आ जाएगा, राइट, ये 110 आ गया, करेक्ट है। r की वैल्यू तो 5 दे ही रखी है, तो 5 ये 5 और ये 5 तो कट गया ना, ये 5 ये 5 कट गया, तो ये इसके अंदर ये जो चीज़ है खाली x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। तो ये कर सकते हैं, ये आपका बोल सकते हैं ये मॉडरेट क्वेश्चन ये भी है, इसको मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा इसलिए क्योंकि रेडियस जायरेशन का काफी इजी क्वेश्चन है, ओके। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब कि रोटेशन का क्वेश्चन है, ओके, रोटेशन का क्वेश्चन है। तो हमने अभी सबसे पहले देख लिया मोमेंटम का क्वेश्चन, उसके बाद देख लिया हमने एसएचएम का क्वेश्चन, उसके बाद हमने देख लिया अभी रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि किसका, हमने देख लिया रोटेशन का क्वेश्चन, ओके। तो तीनों जो है आपका, अब देखिए 11th के क्वेश्चन, 11th पार्ट है, 11th क्लास 11th के पार्ट्स है, ओके। और ये तीनों जो है आप देख सकते हो वहाँ पे, तीनों 11th के पार्ट है। अभी आते हैं नेक्स्ट, इफ इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय दिस वन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला मॉडरेट में नहीं बोलूंगा इसको, मैं इजी बोलूंगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्यों है, देखिए आपको याद होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि वेव का इक्वेशन y इक्वल टू क्या लिखते हो, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर आप इस तरह से वेव का इक्वेशन देते हो तो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ वेव, पार्टिकल की स्पीड नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब पार्टिकल की स्पीड नहीं पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ वेव, एक पार्टिकल वेलोसिटी अलग होती है, वेव वेलोसिटी अलग होती है। तो पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है आपको, पार्टिकल सॉरी वेव वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वेव वेलोसिटी जो निकालनी है, आप बताइए वेव वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, दोनों सेम होता है, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, ओके, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, v इक्वल टू के ओमेगा बाई के, ऐसे आएगा, ओमेगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ के, सॉरी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। अगर आप बिल्कुल बेसिक से चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ t, या माइनस रहता है, ये माइनस आता है, और कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, और इसमें साइन के साथ लेते हो तो माइनस ओमेगा जो है वो ऑलरेडी माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ रखोगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस ये के आएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओके, ओमेगा बाई के, राइट। तो यहाँ से जो चीज है आप एक चीज देखोगे, कौन सा भाई ओमेगा कौन है, ओमेगा है ये जो टी के साथ है 4 है, और ये जो है आपका एक्स के साथ ये के है, ओके। तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो v की जो वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को डालूंगा मैं यहाँ पे, तो v की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई, ओमेगा की वैल्यू आ रही है ये, ओमेगा वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2, कितना है 2 है, ठीक है ना। तो ये 2 है आपका, कोई दिख रहा है आपको इसमें से ऑप्शन, ये बिल्कुल आ गया आपको, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। वेव, ओके, वेव एंड साउंड में हम पढ़ते हैं वेव की इक्वेशन, वेव एंड साउंड में हम इसकी वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद ओके चलते हैं अगला क्वेश्चन, इन ए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ क्वेश्चन सीरीज दिस वन, फाइंड आउट सेकेंड लाइन वेवलेंथ ऑफ सेम सीरीज, सेम सीरीज मतलब देखिए पाशन क्या होता है, लाइमन बामर पाशन, लाइमन बामर पाशन, लाइमन कौन सा होता है, तो देखिए लाइमन जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से बताता हूँ मैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ओके, और n इक्वल टू 5। तो अगर सारे इसमें ड्रॉप हो, इसमें कूदे, इसमें जंप, मतलब वो रिटर्न आते से डायरेक्टली इसमें आए तो उसको बोलते हैं लाइमन, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फोटोन निकलेगा उसको बोलते हैं लाइमन। उसके बाद अगर सारे इसमें जंप करें और उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा उसको हम बोलेंगे बामर, ओके। लेकिन इसमें अगर हम जंप करें ऊपर से, इसमें जंप करके आए डायरेक्टली, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा उसको बोलेंगे पार्शियल। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएगा तो इसको भी बोलेंगे पार्शियल सीरीज। यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी पार्शियल है, ये वाला भी पार्शियल है, इसके ऊपर से कोई से भी आ रहा है तो डायरेक्टली इसके अंदर तो हम बोलेंगे पार्शियल सीरीज से आता है, पार्शियल सीरीज में लाइक करेगा। हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज इज दिस वन, ओके। तो फर्स्ट लाइन बोल रहा है, ओके, क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन बोल रहा है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये वाला जस्ट उसके ऊपर वाले से आ रहा है,
ओके, यानी n इक्वल टू 4 से आ रहा है। ओके, और उसके बाद वाला कहाँ से आएगा, तो 5 वाले से आएगा। तो जस्ट जो 4 से आ रहा है उसको बोलेंगे जस्ट उसके बाद वाले से आ रहा है, करेक्ट है। तो लाइमन सीरीज, अब देखिए आपको चाहिए क्या, तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है आपको r 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n 1 स्क्वायर, ओके, और n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, या ऐसे फॉर्मूला आप याद रखते हो n1 n2, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे रखते हो। अब ये इसमें आपको फाइनल क्या है, फाइनल ये वाला, तो n1 जो है दैट इज इक्वल टू कितना 3, n1 तो 3 है, यानी जिसमें लैंड कर रहा है उसमें 3 है, और n इनिशियल n2 कितना है, n2 है पहले 4 से आ रहा था, 4 से आ रहा है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या निकालेंगे 1 अपॉन लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू r 1 अपॉन 9, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 16, इसका स्क्वायर करोगे तो है ना ये आएगा, करेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज दिस वन, ओके, तो ये जो वैल्यू है वो इतनी है। अब फाइंड आउट सेकेंड लाइन के निकाल क्या करेंगे आप, तो सेकेंड लाइन के लिए मैं करता हूँ कि इस वाले के लिए निकालना बेसिकली, तो इस वाले के लिए निकालना यहाँ पे कर देता हूँ, जगह थोड़ा कम है। लैम्डा 2 इक्वल टू r इंटू हाइड्रोजन एटम बोला है, देखिए इन्हें हाइड्रोजन एटम कई बार होता है हाइड्रोजन लाइक एटम बोलता है, हाइड्रोजन लाइक एटम बोलता है। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन मतलब आउटर उसके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो हाइड्रोजन से बड़ा भी हो सकता है, जैसे लिथियम है, चाहे कोई और दूसरा सोडियम है, चाहे कोई भी, तो वो बोर्स मॉडल को फॉलो करता है, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम बोल देते हैं। क्यों क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें उसमें बोर्स मॉडल को अप्लाई करना होता है। बोर्स मॉडल का अप्लाई करेंगे यानी कि उसे ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। कई बार होता है कि यहाँ पे आप देखते हो तो उन फॉर्मूलेज को जिसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई और होता है, यहाँ पे जेड स्क्वायर आता है, आपने देखा होगा, याद होगा आपको, जेड स्क्वायर आर इंटू जेड स्क्वायर, आर क्या है, तो आर यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये जेड जो है उसका एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा जेड उसका जो भी होगा, ठीक है ना। तो ये सॉरी जेड की वैल्यू जो है यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू जो है बेसिकली क्या है, आर, मैं आर रखता हूँ यहाँ पे, जिसे यहाँ पे लिया मैंने, आपको बताया है मैंने, और बाकी केसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसका यहाँ पे आर लैंडिंग किस में हो रही है, लैंडिंग हो रही है 3 में, तो यहाँ पे 9 है, -1 कहाँ से आ रहा है, तो 5 से, यानी कि यहाँ पे 25 कर लेंगे, 25 कर लेंगे, करेक्ट है। दोनों को डिवाइड कर दोगे, क्या डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।